नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट शो के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान है श्री रतन शारदा जी। रतन जी, आपका नमस्कार बहुत जी। बहुत स्वागत है। और धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से जो है समय निकाला चर्चा करने के लिए। रतन शारदा जी वैसे किसी जो है परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए परिचय करवा देता हूँ। कई पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, खासकर संघ पर जो है उनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। और इसके अलावा लगातार देश के सभी प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों पर और वैचारिक विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों पर टिप्पणियां जो है उनकी प्रकाशित होती रहती हैं। देश के सभी प्रमुख समाचार टीवी चैनल्स पर जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन पर जो भी चर्चाएं होती हैं उसमें एक प्रमुख वक्ता के रूप में अपने विचार रखते हैं। और रतन शारदा जी, अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो लोकसभा चुनाव आए हैं, तो हम आज इसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसमें से क्या की टेक अवेज, कुछ एक या दो की टेक अवेज जो बीजेपी के लिए हैं, और एक या दो की टेक अवेज जो अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में है, तो क्या देखते हैं? जी। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत। निश्चित रूप से जो इलेक्शन है ये इस बार का ये काफी चौंकाने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जो हम जो सोचते थे या जो पोलस्टर सोचते थे, ओपिनियन पोल वाले सोचते थे, और जो लोग सोच रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप ऐसा ध्यान में आया। और ऐसा लगता है कि हम समझ नहीं पाए लोगों को, या हमने शायद उनको सुना ही नहीं। ऐसी संख्या में भी लोग रहे होंगे, जिसके कारण जैसी सफलता बीजेपी चाहती थी या सोच रही थी वैसी सफलता नहीं मिली। जैसे सभी ने कहा है, मान लीजिए कोई बच्चा 99% लाता है हमेशा, और उसने कहा इस बार तो मैं 100 लाऊंगा, लेकिन 100 की वजह उसको 95 मिले या 90 मिले, तो उसको लगता है कि मैं तो फेल हो गया। हम ऐसे बच्चों को जानते हैं जो कई बार रोने लग जाते थे कि मुझे जो चाहिए वैसे नंबर नहीं मिले। ऐसा हो गया। और जिस बच्चे को हम समझते हैं कि ये तो हमेशा फेल होता है, 50 बार फेल हो गया 10 क्लास के अंदर, और वो सडनली पास हो जाए, तो उसको इस बच्चे माँ बाप मिठाइयाँ बांटते हैं, बच्चा कहता है मैं तो सबको मैं जायंट किलर हूँ। ऐसा एक वातावरण बना है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने लगातार सफलताओं के अंबार लगा दिए हो, वो भी हो अगर ऐसी परिस्थिति में कि खुद को मेजोरिटी नहीं मिली और एनडीए को मेजोरिटी मिली है, और तो नेचुरली एक प्रकार का लगता है कि शायद ये सफल नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है अच्छा एक झटका है बीजेपी के लिए। ऐसा मान लीजिए कि जनता ने चौंका भी दिया है, जनता ने एक संदेश भी दिया है, लेकिन उसको काम करने के लिए ये भी कहे कि तुम काम करो। ऐसा मैं ये इसको निर्णय को मानता हूँ। और यहाँ से शुरुआत करते हैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अ, कई विषय इसके अंदर, वास्तव में कई विषय जैसे आप बात करेंगे, हम थोड़े में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ तो संदेश मिले। जैसे मैंने कहा, एक तो शायद अपने में, अपने ही बनाए हुए विश्वास के अंदर पार्टी रही। हम बाहर से देख रहे थे, जो लोगों ने बताया, जो अपने लोगों ने बताया, हम उसको मानते रहे, जो आम हमारी बातचीत होती है वो मानते रहे। लेकिन अ, जनता को पढ़ने में कुछ थोड़ा, हम तो कह सकते हैं, असफल रहे जो बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे। और ये भी मानता हूँ कि शायद जमीन पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो आज भी शायद मोदी जी के कंधे पे सवार होके सफलता चाहते हैं। एक खुद ने शायद पूरा जो एक जनता के साथ में एक संवाद होना चाहिए, वो जनता में संवाद मिसिंग था, और जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाए। विशेष तौर पे मैं कहूंगा कि यूपी और महाराष्ट्र को कह सकता हूँ, छोटे मोटे 5-7 सीटें, 2 सीटें यहाँ वहाँ आना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक जो जो बीच वाली जो केडर जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी के पास अच्छी संख्या में अपना केडर है, ऐसे केडर को अगर सही समाचार नहीं मिले और सही समाचार ऊपर नहीं दे पाए, तो निश्चित रूप से, या ऊपर से जो समाचार आए और जिस प्रकार का काम मोदी जी ने किया वो काम नीचे जनता को नहीं बता पाए, तो पहला मैं मानूंगा कि ये एक प्रकार से एक पहला क्वेश्चन या पहला फेलियर बीजेपी के मध्य जो बीच वाले नेता है और कार्यकर्ता जो जमीन पे है, उनके मैं पहला ये मानता हूँ कि एक पहली यहाँ गड़बड़ हुई है। और विपक्ष का आप जो है वो क्या देखते हैं कि जैसे ये जो आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जिसके जो परीक्षा में पास नहीं हो रहा, क्योंकि ये 10वां ऐसा
जो है लोकसभा चुनाव है जिसके अंदर की कांग्रेस जो है वो अपने दम पर उसके पास बहुमत से जो है वो दूर है। 17 जो लोकसभा के चुनाव अभी तक जो है देश के अंदर हुए हैं। और इसके अलावा ये थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम है और अभी भी 100 से नीचे ही है, जो है थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, तीसरी बार लगातार। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मैं खुद देख के हैरान हो रहा था कि विक्ट्री के साइन जो है वो दे रहे हैं। तो ये 100 से कम सीटों में कैसे कोई विक्ट्री के साइन, क्या ये क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है और वास्तविकता क्या है? देखिए, कांग्रेस को और उसके साथियों को बधाई तो देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो खुद इनके जो अपने राहुल गांधी हो, या इनकी समाजवादी पार्टी हो। बाकी को तो खास सफलता मिली नहीं। दक्षिण में तो डीएमके का राज है ही, तो उसकी तो क्या बात करें। यहाँ की बात करूंगा जहां पर जिसको चैलेंजिंग हम कह सकते हैं कि ग्राउंड थे। तो लेकिन उसकी सफलता, उसकी बहुत कीमत बड़ी जनता और देश चुका सकता है, अगर वो इसी प्रकार के चुनाव के बातें, चुनाव के वादे और चुनाव के लिए एक संघर्ष का वातावरण खड़ा करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आगे खड़ा हो सकता है। मैंने इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले आर्टिकल लिखा जिसके अंदर कहा था, कैन वी रिटर्न टू सेम पॉलिटिक्स। क्योंकि जिस तरह न्यूज की भारती में, घृणा की, न्यूज भारती में शायद आपका जी, जिस प्रकार की घृणा की बातें, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद और आर्थिक विषमता की बातों को खड़ा कर करके राहुल गांधी रिवोल्यूशनरी बनना चाहते, भूल गए कि एक तो भूल गए कि इन 75 सालों के अंदर, इसके अंदर से 60 साल के लगभग कांग्रेस और उनके सहयोगी इन्होंने ही राज किया था। उन्होंने ही देश को दिवालियेपन के कंगार पे लाया था। और जिस व्यक्ति ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, पीवी नरसिम्हा राव ने इसमें से निकाला, जिसके आज जनता के, कांग्रेस के नेताओं में गिनती नहीं होती, वो सारा एक समाजवाद के पूरे ढकोसले को जिन्होंने स्वयं तोड़ा, क्योंकि उनको पता चला देश कहीं नहीं पहुंचेगा, पैसे है ही नहीं, अगर खजाना है ही नहीं तो लुटाएंगे कैसे। तो खजाना लुटाने की जो बातें इन्होंने की, जिसकी कीमत 22 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ गिनी जा रही है, क्या ये देश का बोझ सह सह सकता है, जिसके अंदर हम उद्योगपतियों को और जो वास्तव में वेल्थ क्रिएटर, उनको हम बार बार कहें चोर हैं, डाकू हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, उनको हम बंद करेंगे, रोकेंगे। तो ऐसे जो दो प्रकार के एक आर्थिक विषय के ऊपर जिसके अंदर लगभग कंसेंसस था इतने साल, उसको तोड़ने का प्रयत्न, और उसके सामने एक नेगेटिव इस प्रकार की भूमिका जो पहले जमाने में 1960-70 के अंदर कम्युनिस्ट रखते थे, ट्रेड यूनियन वाले रखते थे, वो भाषा का प्रयोग, इसका उत्तर इनके पास नहीं है। और दूसरा, जातीय द्वेष बढ़ाने का प्रयत्न, जो कि पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए, उसको नई हवा देना, ये बहुत खतरनाक विषय है। उनसे एक टेम्परेरी इनको फायदा तो मिला, लेकिन जहां जहां इन्होंने ऐसे वादे किए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, दोनों जगह असफल रहे हैं। पंजाब के अंदर आपने प्रयत्न किया था, वो सफल रहा है। पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट 85% कम हुई है पिछले एक वर्ष के अंदर। हिमाचल के अंदर दिवाली की नौबत है। और मैं भी किसी से बात कर रहा था, आंध्र प्रदेश के अंदर वहां के जो सीएम जो चले गए, उन्होंने, जगन मोहन रेड्डी ने लगभग 1 लाख करोड़, या 1 लाख, 10 लाख करोड़ ओवरड्रॉ किया हुआ है, ताकि वहां की महिलाओं को, जो उन्होंने इस तरह की बांटी थी सारी मुफ्त की चीजें, कि किसी को महिला है इसलिए दिया, किसी को बच्ची है इसलिए दिया, कोई पढ़ती है इसलिए दिया, कोई विधवा है इसलिए दिया। ये सारे जो प्रकार से उन्होंने बड़े संख्या में पैसे बांटे थे, और जिसके कारण एक मित्र का कहना था कि उसको आप हरा ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले, वो हारे। लेकिन देश जो आंध्र प्रदेश है वो उधार में दबा हुआ है। यही हाल कर्नाटक का है। वहां की मैं एक वीडियो डाली थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के अंदर पानी गिर रहा है और वो छतरी लेके ड्राइवर चला रहा है। क्या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चलेगी? क्या हम वेनेजुएला बनना चाहते हैं? ये जो है वो बड़ा चिंता का विषय है। टेम्पररी सफलता मिली है, लेकिन परमानेंट सफलता हो नहीं सकती। अगर इसको सफल मान के हम ऐसे डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक मॉडल पे जाएंगे, जहां पर हम प्रोड्यूस करने वालों को गालियां देंगे और कहेंगे हम पैसे बांटे, तो जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उनको उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए जो ये उगाता है उसको अच्छा स्थान देना पड़ता है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी खासकर कोविड के बाद सारी दुनिया में बढ़ी है। ऐसा कुछ अनोखा भारत में नहीं हुआ है, लगभग वही स्ट्रक्चर चल रहे हैं जो पहले थे। केवल इस गवर्नमेंट ने जो बाधाएं थी काम करने में, रोकी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसीलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योग बढ़ा है। ये छोड़ के अगर हम फिर पुराने ढकोसले में जाना चाहते हैं, जो ढकोसला कम्युनिस्ट पार्टी का था, जिसके अंदर
11 करोड़ लोग दुनिया में इसलिए मारे गए कि वो कम्युनिज्म के विचार को समझ नहीं पाए, या वो इस विचारधारा के दुश्मन थे। और जहां सारी उन देशों को अपने विचार, ये कट्टरपंथ छोड़ के दोबारा एक फ्री इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ा, ये चाहे रशिया हो चाहे वो जापान हो। हम देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया तो बास्केट केस है, उसको तो पता ही नहीं अंदर हो क्या रहा है। क्या हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं, क्या हम वेनेजुएला बनना चाहते हैं? ये एक चिंता का विषय है। वो चीजें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखकर, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में तक मेरी जानकारी है कुल 37 सीटें समाजवादी पार्टी को और 6 सीटें कांग्रेस को मिली, 43 हम्म। के करीब सीटें। और पिछली बार टोटल 80 सीटें हैं, तो उसमें से 43 और बीजेपी को 33 शायद सीटें जो है वहां पर मिली हैं, जबकि पिछली बार बीजेपी को 62 सीटें थी। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली है उसमें माना जा रहा है यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र। लेकिन यूपी में तो सिटिंग सीट्स जो है ज्यादा लूज की हैं। उत्तर प्रदेश से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। महाराष्ट्र में फिर भी थोड़ा माना जा रहा था क्योंकि वहां पर एक टफ फाइट है कंपैरेटिवली, तो नहीं, सिंपैथी। महाराष्ट्र की अलग बात करेंगे। जहां तक यूपी का सवाल है, लेट मी वेरी ब्लंट, लेट मी वेरी बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, हाईली कम्युनल बात है। इसलिए कम्युनल है कि जैसे आपने सारे वोटिंग के जो भी रिपोर्ट देखे हैं, 95% के आसपास तक, कहीं 90 के 95% के आसपास के सारे मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिले हैं। क्योंकि जो वातावरण खड़ा किया गया है, वो वातावरण के अंदर उनको लगा कि भाई बीजेपी को तो हराना ही है। पहले कम से कम 10% तक बीजेपी को वोट मिले थे और अन्य पार्टियों को मिलते थे। सारे वोट जो है एक मुश्त कांग्रेस और सहयोगी दल को मिले, जिसके बारे में खुद प्राइवेटली कहते हैं उनके लीडर कि भाई हमने सबको, कोई कहता है कि हमने विस्पर कैंपेन चलाई, लेकिन अगर वीडियो देखेंगे, महाराष्ट्र के वीडियो को मैंने देखा है, जहां पर वहां के मौलवी मस्जिद के बाहर अपने उपदेश देते हुए बताते हैं कि इस व्यक्ति को वोट देना इसकी ये निशानी है, क्योंकि बहुत सारी निशानियां थी, कंफ्यूजन था। और इस प्रकार से बाकायदा इंस्ट्रक्शन गए, जिसके कारण एक मुश्त वोट, तो एक तरफ यूनाइटेड माइनॉरिटी जिसको हम कहें सभ्य बनना है तो, और यूपी के मामले में गए तो शुद्ध रूप से मुस्लिम वोट, जिस प्रकार की प्रोपेगेंडा चला उसके कारण निश्चित रूप से एक मुश्त वोट एक तरफ मिले मुसलमानों के इन पार्टियों को। दूसरी तरफ हिंदू जो है जातियों में बांटने में लोग सफल रहे। कहीं पर क्षत्रिय प्राइड की बातें कर दी, कहीं पर SC ST की बात कर दी। रिजर्वेशन खत्म करने की बात, जो झूठा न्यूज था उसको उत्तर देने के लिए सशक्त रूप से शायद बीजेपी और उनके नेता सफल नहीं हुए, क्योंकि बहुत तेजी से बात फैल चुकी थी, नेगेटिव जल्दी फैलती है। और वो जो SC ST का रिजर्वेशन हटेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये एक जो फेक न्यूज चला, फेक वीडियो भी चले, अमित शाह का तो डीप फेक हमको पता ही है, वो फैलाने के कारण अगर उसको रोकने की कोशिश भी की तो जैसे एक कोई जैसे गुजरात का मुझे बता रहा था कि सबरकांठा जहां पर कांग्रेस को एक सीट मिली है, और उसके ऊपर का दक्षिण राजस्थान का भाग, वो सभी जगह 10% के आसपास SC ST के वोट जो है वो ऑपोजिशन को गए। तो इस प्रकार के झूठ के ऊपर हम चलाएंगे क्या? हम इस प्रकार से जनता को गुमराह करके हम कराएंगे क्या? तो एक ऐसा पोलराइजेशन जिसके अंदर हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को एक मुश्त वोट मांगो, ये जो प्रयास कई सालों से चल रहा है, इस बार उसको सफलता मिली है, ये मानना पड़ेगा। अभी जो इसको मानते हैं गलत नहीं है वो कहेंगे, लेकिन अगर हिंदू एक मुश्त वोट करे तो कम्युनल कहलाता है। तो एक हिंदू को एक तरफ एक मेजॉरिटेरियन समाज कहना मैनिफेस्टो में कांग्रेस द्वारा, और दूसरी तरफ उस समाज को जाति के टुकड़ों में बांटना, ये जो किया है ये लोगों ने, ये सफल रहे उसके अंदर। हम कारण ढूंढ सकते हैं बहुत कुछ ऐसे थे, लेकिन समय पर इस तरह के फेक न्यूज का एक्शन न ले पाना और इलेक्शन कमीशन को शिकायत करना, वरन इसके कि पुलिस जाके तुरंत दोषियों को पकड़े और उसको सजा मिले, जब तक ये कानून कड़क नहीं बनेंगे, तो इस प्रकार से बहुत एक घातक ये जो AI का उपयोग है ये होने वाला है। AI का उपयोग हुआ आपको पता ही है, खुद ओपन AI ने माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने। तो लेकिन क्या भारत की सरकार के पास अभी तक सर्विलेंस में इतनी कमजोरी है कि बाहर से पता चला हमें कि इस प्रकार से डीप फेक बन रहे हैं? क्या अगर डीप फेक बन रहे थे या फेक न्यूज चल रहा है, या जैसे यूट्यूब के अंदर जो प्रो हिंदू बात करने वाले यूट्यूब के चैनल्स को दबाया गया, उनके सब्सक्रिप्शन रोके गए, उनके वीडियो को रोका गया, उनकी मोनेटाइजेशन को रोका गया, अजीत भारती ने स्पष्ट कहा, उसके सामने उसके सबूत है, हर बार लड़ा, 2-3 दिन बाद अगर वो हटाया तो तब तक तो उसका मौका निकल गया। दूसरी तरफ जो नेगेटिव वीडियो है उनको प्रमोट भी हुए। आपको पता है कि जिनको कोई देखता नहीं, ऐसे नहीं, मिलियन मिलियन व्यू आ रहे हैं, बॉट्स द्वारा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आगे आने वाले समय में कोई भी पार्टी हो, लेकिन इस प्रकार का डिस्टॉर्शन करना, लोगों के साथ में इन्फ्लुएंस करना झूठ बोलकर,
ये एक बहुत गलत काम हुआ है, जिसका भारत के समाज के ध्रुवीकरण के ऊपर भी असर पड़ सकता है, उसकी सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका था, वो जरा बहुत छोटा था, अब तो स्केल बहुत बड़ा है। तो जो एआई के दुरुपयोग हो सकते हैं, इसके उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। और जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अगर हम इतने स्लो हैं, जहां पर पल भर में लोगों के विचार बदलते हैं, पल भर में लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे ही लोग उस समय एक एक्साइटेड मूड में होते हैं, तो वो हम होने दें कि इसलिए कि कानून स्लो है, या हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत न्यायप्रिय हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो गलत काम होता है, इसको भी कुछ ना कुछ एक चैलेंज के रूप में क्राइम डिपार्टमेंट को, लॉ को और पुलिस को देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम इसको केवल छोटी डैमेज के रूप में देख सकते हैं। आज बीजेपी है, कल को कोई और भी हो सकता है। समाज को तोड़ने में देर नहीं लगती। आपको पता है, जो ये रोहिंग्या को मुसलमानों का जो दंगे हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि उनकी नागरिकता के लिए मुसलमान सड़कों पे आए थे, उस समय झूठे व्हाट्सएप के मैसेजेस, झूठी फोटो के द्वारा, जो वहां की थी ही नहीं, ऐसे समाज को भड़काया गया कि सारे सड़कों पे आए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, बच्चों को भागना पड़ा कर्नाटक और मुंबई से। तो ये पहले भी प्रयत्न हुए हैं, तो क्या हम इसको, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उतनी तेजी से कोई भी सरकार हो, उसको इसमें जागरूक होना चाहिए, ऐसा मैं मानता इस साल अब क्योंकि लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, और अब गोइंग अहेड जो है, अ, हमारे हम देखने वाले हैं कि सेकेंड हाफ जो इस साल का होगा, जो है, जो उत्तरार्ध होगा, उसमें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे, झारखंड के भी विधानसभा चुनाव होंगे, और हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होंगे। हूँ। तो आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है, बीजेपी थोड़ा इसको जो है वो पलट सकती है? हालांकि बीजेपी उतनी खराब स्थिति में भी नहीं है, लेकिन जैसे हरियाणा में बीजेपी 10 सीटें हैं, तो 10 में से 5 सीटें बीजेपी इस बार आ रही है। और झारखंड में भी जो है वो बीजेपी शायद 10 सीटें, जहां तक मेरी जानकारी जीती, 4 सीटें शायद बीजेपी जो है वहां आ रही है। और इसके अलावा जो है वो महाराष्ट्र में तो खासकर इस बार काफी नुकसान हुआ ही है। और अभी जो ताजा खबर आ रही है उसमें ये कि देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुझे आप रिलीव कर दीजिए इस ड्यूटी से, ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर सकूं विधानसभा चुनावों की दृष्टि से। और एक चीज देखिए। और भी हाँ। कहना चाहता हूँ, खासकर महाराष्ट्र को लेकर, कि ये जो अजीत पवार को खासकर जो है लिया गया था, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि काफी रिएक्शन भी था। और मतलब काफी तबकों में था, बीजेपी के जो सिंपैथाइजर्स थे उनको भी, क्योंकि अजीत पवार की जो छवि है, क्या भ्रष्टाचार की दृष्टि से वो काफी जो है, और काफी एरोगेंट छवि भी रही है उनकी, जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के क्राइसिस के समय एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया था। तो उनको लाना और ये सब जो है, तो अब महाराष्ट्र में पूरी खिचड़ी पक गई है एक तरह से। तो आप, गोइंग अहेड, एक लार्जर प्रश्न ये है, और उसमें खासकर महाराष्ट्र पे, आप चूंकि आप खुद भी मुंबई के रहने वाले हैं, तो कि क्या आप परिस्थिति देखते हैं विधानसभा चुनाव में? यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि विपक्ष अपस्विंग पे रहेगा, या बीजेपी कम बैक करेगी? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी डोमिनेंट नंबर वन पार्टी बन चुकी थी। और जब कोई पार्टी साथ नहीं, उस समय सरकार बनाई, केवल कुछ वोटों की कमी थी, जिसमें पहले एनसीपी ने बाहर सहयोग दिया, फिर शिवसेना रास्ते पे आ गई, उसने सहयोग दिया। तो बीजेपी इस समय, उस समय तक, आज से 1 साल पहले समझिए कि इट कुड डिक्टेट टर्म्स इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, और बहुत एक सशक्त पार्टी के रूप में, अच्छे संगठन के रूप में बीजेपी ने स्थान बनाया। वहां पर कांग्रेस है, वहां पर शिवसेना है, ट्रायंगल था वहां। शिवसेना ने, दुर्भाग्य से आपको पता ही है कि उन्होंने एक धोखा दिया अलायंस को, अपनी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने एक सरकार बनाई, और वो एकदम इतने सेक्युलर हो गए हैं कि जो इस बार बंबई के अंदर सीटें जीते हैं, उसको केवल इसलिए जीते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम वोट जो एक मुश्त ये पड़ा है कांग्रेस साथियों को, उसके अंदर ऐसी पार्टी जो 1993 में राइट्स के अंदर जिम्मेवार माना गया, और बाल ठाकरे को भी उसकी काफी समझे कि उसको भी फंसाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो उन्होंने समय काम किया था एक हिंदुओं को बचाने का 93 के दंगों में, और उसके बाद में वो पार्टी जो थी, वो सब दबदबा था, वो पार्टी आज मुसलमानों के कारण नहीं जीत पाई। ये एक विचित्र स्थिति है वहां पर। जहां तक इस अलायंस का सवाल है, अगर इलेक्शन होता न होता, बीजेपी को सीट मिलती न मिलती, लेकिन ये जो अलायंस बना, विचित्र अलायंस है, किसी के गले उतरा नहीं। और भाजपा ने निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं, अपने शुभचिंतकों के बारे में नहीं सोचा इस बारे में। और जब जहां तक सेना के टूटने से गवर्नमेंट बनाना, ये तो पहले तब तक तो लोगों को समझ में आ रहा था
ये धोखा हुआ बीजेपी के साथ में, लोगों के मैंडेट के साथ में। शिव सैनिकों में हमने बहुत पीड़ा थी कि हम किन के साथ में काम कर रहे हैं, जहाँ पर अजान देने के लिए प्राइज रखे जाते हैं, उसके लिए स्कूल में कंपटीशन होती है, इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन जब उसके बाद में सरकार चल पड़ी, और सरकार चलने के बाद में जब एनसीपी को साथ में लाने का प्रयत्न किया गया, वो अनावश्यकता से मैं मानता हूँ। अगर किसी कारण से शिंदे सेना कमजोर भी पड़ती और सरकार गिर जाती, तब भी चलता। लेकिन उनको साथ में लाके एश्योरेंस की सरकार चलती रहे, जिसके बारे में शिवसेना और भाजपा के वोटरों ने जिंदगी में कभी भी, जिनको वोट नहीं दिया, जिनके मन में प्रति कभी भी उनकी आस्था नहीं थी, जिनको शुरू से करप्ट माना गया, जिनको जिसके बारे में जितना भी वहां के लोगों से पूछेंगे आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो लवासा हो, चाहे वो बांध प्रकरण हो, चाहे अन्य बातें हो, उनको साथ में लेना, इसकी आवश्यकता किसी को लगी नहीं। लोगों के मन बहुत एक आक्रोश था, एक बहुत दुख था। और यहाँ पे, यहाँ मुझे भी अपने घर में सुनना पड़ रहा था कि क्या किया तुम लोगों ने, सब जगह आपको पता चलेगा। तो इसके कारण जहां जहां पर ऐसा मौका आया होगा, और कांग्रेस वाले भी, खैर हो सकता है कांग्रेस वाले बीजेपी को कब अपना साथी मानते होंगे, जहां जहां ऐसा मौका आया होगा वहां पर अन्य दलों के लोग क्या उनको वोट दिया होगा क्या, इस पे बहुत घोर शंका है। लोग वोट देने गए ही नहीं होंगे, ऐसा दिख रहा है वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। आप देखिए, दो शिवसेना, दो एनसीपी, कुछ कांग्रेसी बीजेपी में, कुछ कांग्रेस के बाहर, ऐसे मल्टी कॉलर वातावरण के अंदर 1-2% इधर उधर होने से कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अगर बीजेपी हारी और उनकी साथी हारे और इनको आज ज्यादा सीटें मिली, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता था। लेकिन फिर भी ये अलायंस नहीं चल सकता, अननेचुरल था, नहीं चलेगा, ध्यान में आया था। और वो उसका रिजल्ट देख लिया। और मैंने उस समय कहा था कि अगर शरद पवार को सबक सिखाने के लिए भी ये कार्रवाई की गई है, तो शरद पवार जी तो वैसे ही 5 साल के अंदर वो अपनी बेटी और अपने भतीजे के झगड़े में उनकी खुद की हालत खराब होती, पॉलिटिक्स में उनकी उम्र हो रही थी, और पार्टी के अंदर वैसे ही दरार पड़ रही थी। तो उसके अंदर इनका रोल करने की आवश्यकता थी क्या, सोचने की बात है। और आज अगर किया है, तो जब तक असेंबली इलेक्शन आएगा, वो लोकसभा के इलेक्शन क्या होंगे, किसको वोट जाएंगे, उस हिसाब से भी असेंबली इलेक्शन आते आते ये अलायंस में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई अलायंस छोड़ सकता है कि सबको सत्ता में आना है। सब सब ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने हर दल वाला चाहता है। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति आती है, तो उस समय क्या होगा? निश्चित रूप से बैड ब्लड होगा। जिनको आपने पहले हमेशा करप्ट कहा, कल को अलायंस टूटता फिर भी आप करप्ट कहेंगे। अगर आपने वो नहीं अलायंस टूटता और इकट्ठे लड़ते हैं, तो भी लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, जैसे इस बार उनका हालत हुई वही वोटर्स की तब भी होगी। तो ये अलायंस उचित नहीं था। और ये अलायंस के कारण भाजपा को सबसे ज्यादा हानि होगी, और लॉन्ग टर्म हानि होगी। वर्षों की मेहनत से जिस परिस्थिति में आए थे, उसके अंदर एक कमांडिंग अपनी पोजीशन छोड़ के वीक पोजीशन में आना, ये कैसी स्ट्रेटेजी थी मुझे पता नहीं। जो भी इसकी, जिसने भी सोचा उन्होंने अपने हिसाब से सोचा होगा। लेकिन अपने अपने साथी और अपने महाराष्ट्र की जनता, इनकी ये क्या सोचते होंगे, सोचे बिना नहीं, हमेशा मानता हूँ। और ऐसे कमरों में लिए गए निर्णय कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और ये ठीक नहीं हुआ, और ये दिख रहा था। और इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। एक व्यक्ति को आइसोलेट करने के लिए ये उचित था क्या? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड जैसा मैं मानता हूँ। और इसमें कोई भी, ये पहले कह चुका हूँ इसके लिए, किसी भी चर्चा में कह चुका हूँ बाहर, प्राइवेटली तो हर चर्चा मैंने कहा है। और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। और ये, इसका तो गांठ खोलने में अपने को जल्दी पता चलेगा आने वाले महीनों में। क्योंकि कोई शिवसेना को कम मिले हैं वोट, कहीं पर ज्यादा मिले हैं, कहीं पर एनसीपी ओरिजिनल, दूसरी एनसीपी, ये सारा जो कंफ्यूजन था, इसकी कीमत जनता ने चुकाई है। और मुझे लगता है कि ये राजनीति की दृष्टि से एक मिसस्टेप हो गया बीजेपी का, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी को जो दोष होगा वो देंगे। मैं तो अपनी, जो जिसके लिए मेरे मन में प्रेम है, उस पार्टी के बारे में कह सकता और झारखंड, हिमाचल और हूँ। हरियाणा झारखंड की। देखिए छोटे मोटे चीजें हैं, इसको मैं नहीं कहूंगा। यूपी का मैं कह चुका हूँ। और कहीं पर 2-4 सीटें कम होना, ज्यादा होना, उसका इलाज बहुत आसान है। आपकी पार्टी को टाइट करना पड़ेगा, आपके नेताओं को टाइट करना पड़ेगा। जो संवादहीनता है, कि वह कार्य, जैसे मैंने शुरू में प्रस्तावना में कह दिया था, कि कार्यकर्ता जनता की भावना को ऊपर नहीं पहुंचा रहा, ऊपर की भावना जनता तक नहीं पहुंचा रहा। तो ये जो आज का कार्यकर्ता, क्या पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता है जो घर घर जाता था, बिना किसी स्वार्थ के काम करता था? कि आज का कार्यकर्ता सोशल मीडिया वाला कार्यकर्ता है, जो एक काम करता है, उसकी सेल्फी निकाल के 100 जगह बताता है,
तो वास्तव में जब भी इनमें काम करने के बजाय सोशल मीडिया से मल्टीप्लाई करके खुद को अच्छा बताना, ये छवि बनाना, अपनी अपनी चमकाना, इस प्रकार के जो कार्यकर्ता का उदय हुआ, ये बीजेपी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और साथ ही संवाद जो है अपने लोगों के साथ, अपने वोटरों के साथ और पूरी जनता के साथ में, इस संवाद का जो टू वे एक बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन होता था अपने केडर के कारण बीजेपी को, उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और गुटबाजी सभी जगह होती है, मुझे नहीं पता कहाँ थी कहाँ नहीं थी, लेकिन षड्यंत्र कोई नहीं था। ये केवल एक आलस्य, केवल एक इजी वे आउट कि मोदी जी सबको ले जाएंगे, आप पार लगाएंगे। ये मैं बार बार क्वेश्चन करता हूँ कि मोदी जी के कंधे पे सवार होकर कब तक आप इलेक्शन जीतोगे। तो जनता के साथ संबंध होना, ये अल्टीमेट तो यही डेमोक्रेसी की जीत है। और एक संवादहीनता जो कार्यकर्ता फील करता है कि जब कोई अपना विषय लेके जाना चाहता है तो नेता के पास टाइम नहीं होता, कार्यकर्ता के पास टाइम नहीं होता, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो। ये जो एक समस्या है, ये समस्या का हल भी बीजेपी को सोचना। समस्या क्या है जानते हैं, वो अपने लोगों के साथ पुनर्स्थापित करना लिंक, कि पहले अगर कोई कार्यकर्ता कोई विषय लेके आता उसको पहले सुनो, उसके बारे में कुछ करो। जो जातीय समीकरण है, जो जिसको कह सकते हैं डेमोग्राफिक चीजें, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके कोर वोटर उनके बारे में आप कितनी चिंता करते हो, उसके साथ कैसा संवाद है, उसने बताया वो आगे तक विषय जाता है क्या, ये एक बहुत एक गहन विषय बीजेपी को अपने जो जब विचार होगा उसके बारे में करना पड़ेगा। और आप कमिटियां बिठा सकते हैं, वो नहीं होगा। आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होगा, आपको अपने कार्यकर्ताओं को समझना होगा। और कोई भी जो ऊंचा बड़ा कार्यकर्ता जो जमीन से उठा है, वो आसानी से बात करते करते पता लगा सकता है कि कार्यकर्ता वास्तव में काम कर रहा था क्या। यानी मेरे जैसे स्तर का कार्यकर्ता मुंबई के लेवल के कार्यकर्ता को मैसेज डालता है, लोकसभा के कार्यकर्ता को मैसेज डालता है, अपने वार्ड में बात करता है, उसको मैसेज नहीं मिलते कि कैसे कैंडिडेट के लिए क्या चल रहा है। वो कहीं थर्ड जगह से पता चलता है। तो आप सोच लीजिएगा आम कार्यकर्ता का संवाद कितना होगा। और ये किसी छुपा नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को पूछिए कि क्या आप एमपी पर जाते हैं, एमपी आपकी बात सुनता है, उस समय देता है, मिनिस्टर समय देता है, आपकी बात सुनता है, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप खुद दिल्ली में बैठे हैं, आप आसपास जाइए, आपको पता चलेगा। तो ये समय आ गया कि जब हम खुलकर बोलें, और वेलविशर है हम, और इसका संज्ञान ले पार्टी, और अपने जो ये कुछ ढील आई है उसको दूर करें। आपके पास नेता है जो जग जीत सकता है, लेकिन कार्य अपने लोगों से जुड़ना, ये तो केडर की जीत है ना। ये इसी पार्टी बनी है, पार्टी जहां तक पहुंची है वो केडर और जनता के साथ संवाद इसी के थ्रू पहुंची है। उसको आगे बढ़ाने का काम उत्तम नेता करता है। लेकिन नीचे अगर हम कार्य अपने लोगों को नहीं निकाल पाते वोट देने के लिए, उनको नहीं समझा सकते क्यों ऐसा किया गया, कोई अप्रिय निर्णय होगा, या कोई जो जो आपका व्यक्ति चाहता है कि गलत हुआ है, पर्सनल किसी को प्रॉब्लम है जिसके अंदर कोई गैर कानूनी काम नहीं, उसको सुनने के लिए भी अगर समय नहीं है आपके पास, तो ये चिंता का विषय है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से काम होना चाहिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी हम बातचीत आपसे लंबी करते हैं, लेकिन आपकी अगली एक टॉक भी शेड्यूल्ड है, तो इसलिए जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और रतन जी हमारे साथ, उन्होंने हमें, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ एक विषय वीडियो। और, क्योंकि जी आप इस संघ के, एक विषय जरूर कहना चाहूंगा, 5 मिनट लेट हुए कोई बात नहीं। जी जी जी। कि एक जो और जो बातें उछाली जा रही है कि संघ के लोगों ने काम नहीं किया, ये बिल्कुल अनुचित है। संघ के लोगों ने जितना इस बार काम किया शायद ही कभी किया हो। संघ के लोग कभी भी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इमरजेंसी का समय छोड़ देते, कभी गए नहीं। लेकिन जनता को जगाने का काम ऑफिशियली संघ ने कहा था 2014 में 100% मतदान। इसके कारण जो मतदान बढ़ा, आज तक एवरेज मतदान 2014 के बाद में लगातार ऊपर रहा है, जिसके अंदर जनता को ध्यान में है कि वोट देना हमारा कर्तव्य है। और वो मूवमेंट चलाई थी संघ ने। इस बार जो मुझे समाचार मिले, खुद दिल्ली के अंदर 1,20,000 से ऊपर मोहल्लों की सभाएं हुई हैं। बम्बई के अंदर जो मैंने सुना था तब तक, जो मेरी जानकारी में है, वो कम से कम 60-70 हजार के आसपास मोहल्लों की बैठकें या बिल्डिंग की मीटिंगें हुई हैं। लोगों ने अपने कर्मचारियों की मीटिंग ली, अपने दोस्तों की मीटिंग ली, हर तरह की मीटिंग हुई। और सारे भारत में हुआ कि लोगों को बताना कि वोट देना आपका कर्तव्य है, नेशनलिस्ट फोर्सेस को जिताना आपका कर्तव्य है, और आप एक करें। ये इस प्रकार के एक संदेश संघ के कार्यकर्ताओं ने सारे भारत भर में दिया। और इसके बावजूद अगर कोई कहे कि संघ ने काम नहीं किया, गलत है। संघ के कार्यकर्ता का जो जिम्मेवारी स्वयं से वो जागरूक है, उसके लिए काम कर रहा है। किसी और की असफलता किसी और के सिर पर डालना है, ऐसी अफवाहें फैलाना ठीक नहीं है। टीवी डिबेट में भी किसी ने पूछा, तब मैंने तुरंत इसका यही उत्तर दिया था कि संघ के कार्यकर्ता जो जो अपेक्षित है उसके द्वारा संघ ने काम किया।
इसीलिए मैंने कहा कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता काम है बीजेपी करेगा, वार्ड लेवल की जो काम है, जो वार्ड लेवल का लोगों तक पहुंचना है, पंचायत तक पहुंचना है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता का काम है। जहां पर कमी हो, अगर उस संघ के कार्यकर्ता के पास जाएगा, संघ का कार्यकर्ता साथ देगा। मैंने अपना उदाहरण दिया, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं और मेरे पास समाचार ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो वहां पर जो बीजेपी का काम है बीजेपी का करेगा, जो जनता से संपर्क है वो संघ करेगा, और संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। लेकिन ये कोई ठेका तो नहीं ले कि संघ स्वयंसेवक राजनीतिक काम करेगा, कभी भी नहीं लिया था। एक एक्सेप्शन, जैसे मैंने कहा कि राजनीति के अंदर 1973 से 75 77 तक जो जिम्मेवारी मानी गई, उसके अंदर संघ ने काम किया डायरेक्टली ओपनली। इसके अलावा संघ केवल ऐसे सहयोगी होने के नाते प्रजातंत्र सही चले, लोग सही दिशा में सोचे इसके बारे में जब जब संघ की आवश्यकता पड़ी, संघ ने प्रजा का प्रबोधन किया है, जनता का प्रबोधन किया है। और उसका उत्तर भी सबको सबको उसका परिणाम भी मिला है। और बिना पार्टी का बताए केवल एक अच्छे विचार के साथ में लोग तक गए हैं। तो ये जो एक गलत चलाने की कोशिश की जा रही है विचार, इसका मुझे लगता है उत्तर देना जरूरी था। इसके लिए मैंने आपको टोक के ये उत्तर आपको दिया। नहीं नहीं, आपने मुझे टोका नहीं, आपका अपना ही कार्यक्रम है। और जैसे मैंने कहा कि ऑन स्क्रीन रतन जी ने हमसे जो है वो ये कहा है कि वो रहेंगे हमारे साथ जो है रेगुलर नियमित रूप से कार्यक्रमों में, जब भी उनके पास समय की उपलब्धता रहेगी। और हम उनसे जो है इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। रतन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दर्शकों से धन्यवाद आपसे जी। है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप रतन शारदा जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम उसका उत्तर रतन शारदा जी से लेकर आपको देने का प्रयास करेंगे। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।